Haunted Kebristan. Haunted Kebristan. Haunted Kebristan. Haunted Kebristan. हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको किसी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने का मौका मिले जो प्रेतग्रस्त हो या हॉन्टेड हो पर काफी सस्ते दामों में मिल रही हो, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी हॉन्टेड कब्रिस्तान। उत्तर भारत के एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक ब्रिटिश कालीन इमारत खंडहर बन चुकी थी। उसके सामने ही फैला था एक पुराना कब्रिस्तान, जिसकी वीरानी और अजीब गरीब खामोशी ने आसपास के गांवों में डर का माहौल बना रखा था। लोग कहते थे कि अगर कोई उस कब्रिस्तान में एक बार गया तो लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। लेकिन एक महत्वाकांक्षी बिल्डर रोहित मेहरा ने उस इमारत को लग्जरी होटल में बदलने का सपना देख लिया था। उसे ना डर था, ना भूत प्रेतों की कहानियों पर भरोसा, और सबसे बड़ी बात यह थी कि काफी कम दामों में वो बंगला उसको मिल रहा था। साथ में उसकी आर्किटेक्ट रुचि, इंजीनियर अरुण और साइट सुपरवाइजर बलराज और 4 मजदूरों की टीम थी। टीम ने गांव के पास एक सड़क से होते हुए उस इमारत तक पहुंच बनाई। रोहित और उसकी टीम ने एक चौकीदार को वहां बैठा पाया, जो शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, सलाम साहब। चौकीदार ने जेब से चाबी निकाली और बंगले का दरवाजा खोल दिया और पीछे खड़ा हो गया। सब लोग आगे बढ़ गए। वो 3 मंजिला पुरानी इमारत ऊपर से देखने में वीरान और जर्जर लगती थी। पत्थरों से बनी दीवारें, टूटी खिड़कियां और बंद पड़े कमरों में एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। जब बलराज ने एक दरवाजा खोला तो अंदर से एक अजीब सी बदबू का, जो शायद सालों से बंद होने के कारण था या किसी चूहे की सड़न जैसी थी। अचानक चमगादड़ों का एक झुंड निकलकर उड़ गया। रुचि ने घबरा कर पूछा, क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? रोहित ने हंसते हुए कहा, ये इमारत कुछ हफ्तों में 5 स्टार होटल बनेगी, अब डर कैसा? मगर उसके हर पत्थर में कोई अनकही चीख दबकर रह गई थी। अचानक रुचि को गार्ड की याद आई, जो बाहर ही रह गया था। रुचि ने बाहर जाकर गार्ड को आवाज दी। उसने देखा कि गार्ड कुछ डरा हुआ लग रहा था। रुचि ने उसको बोला कि गार्ड भैया, हम बहुत थक गए हैं, इसलिए हमारे लिए चाय और खाने का इंतजाम कर दो। और उसने कुछ रुपए पकड़ा दिए। रुचि अंदर ही हुई थी और कमरे को गौर से देख रही थी। तभी उसने देखा उसके सामने एक महिला सफेद गाउन में खड़ी थी। खून से सनी उसकी आंखें, बाल बिखरे हुए, और उसके हाथ में एक टूटी चाय की प्याली थी। उसने वो टूटी चाय की प्याली रुचि की तरफ बढ़ा दी और धीमी कर्कश आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब हर चाय की प्याली मौत से भरी होगी। रुचि ने जो खून देखा तो वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर रोहित और बलराज ने उसे उठाया। रुचि इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से उसने घबराकर चारों तरफ देखा, पर वहाँ पर अब कोई नहीं था। वो घबराकर उठ बैठी और बोली कि यहाँ अभी कोई आई थी चाय लेकर, वो कहाँ गई? वो खून से सनी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। रोहित और बलराज ने कहा कि शायद थक जाने की वजह से और बिल्डिंग के बारे में अफवाहों की वजह से उसे कोई वहम हुआ होगा। तभी वहाँ गार्ड एक चाय वाले के साथ आया। उसने सबको चाय दी और साथ में बिस्किट भी थे। और तभी रुचि बोल पड़ी, गार्ड भैया, क्या इससे पहले भी कोई चाय लेकर आया था? और जब उसने उस औरत के बारे में गार्ड को बताया तो गार्ड का मुंह सफेद पड़ गया। वो बोला कि आपने जरूर मरियम की आत्मा को देखा होगा। कौन मरियम? सबके मुंह से एक साथ निकला, कर्नल एबरडीन की बीवी, जिनका ये बंगला है। रात को टीम ने टॉर्च और जनरेटर की मदद से एक कमरा चुना और वहीं डेरा डाल दिया। खाने के बाद सब सो गए, लेकिन आधी रात को रुचि की चीख से सबकी नींद खुल गई। कोई मेरे सिरहाने खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर ऊन। रोहित ने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बलराज बुदबुदाया, साहब ये जगह ठीक नहीं है, मैंने सुना है ये अंग्रेजों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। अगली सुबह रोहित ने गांव के मुखिया धनीराम को बुलाया। धनीराम एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में पुरानी दहशत साफ झलकती थी। बाबूजी, धनीराम ने कहा, इस बंगले में अंग्रेजों का खून बहा है। कर्नल एबरडीन की बीवी मरियम यहीं के कब्रिस्तान में दफन है। कहते हैं उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि बंगले के ही नौकर ने उसे मार दिया था। उसके बाद जो भी यहाँ रुका मारा गया। रोहित ने बात को हंसी
कर्नल एबरडीन का ये बंगला 1860 के दशक में बना ऊंची दीवारों और भारी काले लकड़ी के दरवाजों से घिरा हुआ था। छत की बालकनी अब भी वही थी जहां से कभी कर्नल एबरडीन ने एक भारतीय नौकर को फांसी पर लटका दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अंग्रेज मालिक की चाय में चीनी ज्यादा डाल दी थी। हर मंजिल की अपनी एक दबी हुई दहशत थी। निचली मंजिल जहाँ शायद कभी रसोई हुआ करती थी, वहाँ अक्सर धुएं में चेहरों की आकृतियां दिखाई देती थीं। कहते हैं वहाँ एक नौकरानी को जिंदा जला दिया गया था जब उसने मालिक के बेटे के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। बीच वाली मंजिल कर्नल की पत्नी मरियम की थी, वो वहीं रहा करती थी। आज भी जब हवाएं चलती हैं तो सफेद गाउन में एक औरत की झलक दिखाई देती है जिसकी आंखें नहीं हैं, बस काले गड्ढे हैं। वो रात में आईने में अपनी मरी हुई संतान को खोजती रहती है। ऊपरी मंजिल पर खुद कर्नल का कमरा रहा होगा। यहाँ की दीवारें अब भी खून के छींटों से दागदार हैं। कहते हैं कर्नल ने अपनी मौत से पहले कई भारतीयों को यातनाओं से मारा था और उनकी आत्माएं उस कमरे में कैद हैं। इमारत के नीचे एक तहखाना भी था और कभी कभी रात में वहाँ से लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई आज भी उस अंधेरे में बंधा हुआ हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस इमारत में कदम रखने का मतलब है एक ऐसे नरक में प्रवेश करना जहाँ हर ईंट, हर दीवार, हर खिड़की किसी न किसी की मौत की गवाही देती है। और अब ये इमारत नींद में नहीं रहती, किसी के आने का इंतजार करती है ताकि वो भी वहीं रह जाए हमेशा के लिए। उसी शाम मजदूरों में से एक मजदूर हरिओम कब्रिस्तान के किनारे किसी की आवाज सुनकर गया और फिर लौटकर नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश मिली। आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा डर से सूजा हुआ था और होठों पर बस एक चीख जमी थी। अब टीम में डर समा गया था। रुचि हर वक्त भगवान का नाम जप रही थी और बलराज गांव लौट जाने की जिद कर रहा था, लेकिन रोहित जिद्दी था। हम काम रोकेंगे नहीं, एक आदमी की मौत से प्रोजेक्ट बंद नहीं होता, वो चीखा। उसी रात बिजली चली गई और जनरेटर फेल हो गया। बलराज ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, लीव दिस प्लेस और डाई। अब तक टीम समझ चुकी थी कि कुछ बहुत ही गलत है। रोहित ने पुरानी ब्रिटिश फाइल्स खोजी जो तहखाने में रखी थी। उनमें से एक डायरी मिली, मरियम एबरडीन की। डायरी में जो लिखा था वो सचमुच बहुत ही संवेदनशील था। मुझे कैद कर रखा है, कर्नल ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे पागल कहता है और अब मुझे मारने की योजना बना रहा है। अगर मैं मारी गई, अगर मेरी आत्मा इस बंगले में ही रही तो मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जो इस जगह पर आने की कोशिश करेगा। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दीवारें कांपने लगीं। तेज आवाज में किसी औरत की चीख सुनाई दी, मैं अब भी यही हूँ। मरियम। उस रात पूरी टीम को अचानक कब्रिस्तान की ओर से जैसे बुलावा आ रहा था। इतने डर के बावजूद उन्हें लगा कि शायद उन्हें एक बार कब्रिस्तान जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में वहाँ कुछ है। रात 2:13। बंगले के ठीक सामने फैला ब्रिटिश समय का कब्रिस्तान। जनरेटर बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब, अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पूरे माहौल में फैला हुआ था। बलराज घबराहट में, साहब ये कब्रें अपने आप हिल रही हैं। रुचि धीमे स्वर में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। रोहित कड़क आवाज में, डरो मत, ये सब वहम है, चलो अंदर चलते हैं। कब्रिस्तान के भीतर। जैसे ही उन्होंने लोहे का दरवाजा खोला, कब्रिस्तान के अंदर की हवा ही बदल गई, ठंडी, सड़ी हुई और मरे हुए शरीर जैसी। रुचि डरते हुए बोली कि क्या देख रहे हैं? वो परछाइयां हैं, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, जैसे वक्त सांसें लेना भूल गया हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन वो आम अंधेरा नहीं था। ये भयानक गाढ़ा चिपचिपा अंधकार था। टॉर्च जलती थी, लेकिन रोशनी जैसे कुछ मीटर के बाद दम तोड़ देती थी। हवा चल रही थी, लेकिन वो ताजा नहीं, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की बदबू से भरी थी। बलराज ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब जमीन खुद रही है, ये देखिए। और सच में पुरानी कब्रों के पत्थर अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। अचानक एक कुत्ते के रोने की आवाज माहौल में गूंज उठी, जैसे वो डर के रो रहा हो। पेड़ों के पीछे से सफेद परछाइयां निकलने लगी, पहले धुंधली, फिर साफ। फिर वो अपने पुराने ब्रिटिश कपड़ों में सजे हुए दिखाई देने लगे। लाल कोट, काली पैंट, बूट और बिना आंखों वाले चेहरे। रुचि चीख पड़ी, ये कौन है? रोहित बोला, ये पुराने अफसर हैं जिनकी कब्रें यहाँ पर हैं। अब शुरू हुआ वो खेल जो इंसानी समझ से परे था। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक महिला की कब्र थी। उस पर लिखा था, मरियम एबरडीन, डाइड 1843, अनरेस्टेड, अनडन।
और जैसे ही रोहित ने उस कब्र के पास कदम रखा, कब्र के अंदर से आवाज आई, ठक ठक ठक। पीछे सभी कब्रों से आवाज आने लगी, जैसे किसी ने ताबूत के अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। रात का सबसे खौफनाक पल। मरियम की आत्मा प्रकट हुई। सफेद लहराता गाउन, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ, हवा में तैरती हुई, और उसके पीछे 50 से ज्यादा आत्माएं, सभी ब्रिटिश काल के अफसर, नौकर और शायद कुछ निर्दोष भी। मरियम चिल्लाई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। रुचि जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फट रही थी। सामने कब्र अपने आप खुल रही थी और अंदर से एक सड़ा हुआ शव बाहर निकल रहा था। कब्र के कीड़े उसके पूरे बदन पर रेंग रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। शव से आवाज आई, मैं हूँ कर्नल एबरडीन और मैं कभी मरा ही नहीं। आसमान में हलचल, बादलों की गरज के साथ कब्रिस्तान का पूरा इलाका जैसे हिलने लगा। पेड़ों से खून की बूंदें टपक रही थी, चीलें इंसानी आवाज में रो रही थी और कब्रों से धुआं निकलकर बंगले की ओर जाने लगा। रुचि ने देखा, हर कब्र से एक आत्मा निकली और उसने अपने मृत शरीर के ऊपर खड़ा होकर बुदबुदाना शुरू किया, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, तुम्हें मेरी मौत जैसी मौत मिलेगी। बलराज ने देखा, कब्रें अपने आप खुल रही थीं। उनमें से सड़ती लाशें बाहर निकलने को तड़प रही थीं और उनके हाथ कब्रों से बाहर निकलकर ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे हों। अंग्रेज अफसर वर्दी पहने हुए थे और एक अंग्रेज अफसर उनकी तरफ बढ़ा। आंखों में लाल रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे बल्ब फिक्स कर दिए गए हों। इन्हें रोकना होगा, रुचि ने कहा, ये जगह शापित है, मरियम को मुक्ति चाहिए। किसी तरह वो लोग वहाँ से भागे। पिछली रात कब्रिस्तान से बड़ा मुश्किल बचकर रोहित, रुचि और बलराज लौट तो आए, लेकिन अब बंगला उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। मरियम की आत्मा अब केवल कब्रिस्तान में नहीं, वो बंगले की दीवारों, कमरों और तहखाने में बसी है। हल्की बारिश, दीवारों पर पानी टपकने की आवाज, बिजली की कराहट। रुचि उदास स्वर में, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? रोहित, हरिओम मर चुका है और वो आत्माएं वो असली थीं। बलराज धीमे स्वर में, साहब, रात मैंने बंगले की दीवार पर कुछ लिखा देखा था, खून से। रोहित गुस्से में बोला, डरना बंद करो, मैं अब मरियम के तहखाने में जाऊंगा। जो राज है वहीं मिलेगा, हमें इस राज को खत्म करना होगा। बंगले के पिछले कमरे में एक दराज के पीछे छुपा था तहखाना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज बदबू बाहर आई। वो बदबू थी सड़े हुए इतिहास की। रुचि धीरे से बोली, ये तस्वीरें मरियम की हैं। तभी वहाँ कांच टूटने की आवाज आई। बलराज, और ये क्या है? एक पुराना बक्सा और एक ड्रेस खून से सनी हुई। बक्से में मिली एक ऑडियो डायरी जिसे मरियम ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था। मरियम की धीमी आवाज, कांपती आवाज, आज कर्नल मुझे पागल कहता है, उसने मेरी चाय में जहर मिलाया। अगर मैं मरी तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी और हर मेहमान से चाय की कीमत लूंगी। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजों से, दीवारों से आहों की आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई करहा रहा हो। अब दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्होंने देखा, दीवार पर मरियम का चेहरा उभर रहा था। मरियम की आत्मा कर्कश आवाज में बोली, तहखाना मेरा है, ये बंगला अब भी मेरा है। एक पुराना दर्पण जिसमें कोई और दिख रहा था, रोहित की जगह मरियम का चेहरा। रुचि ने उस कमरे में शांति से प्रार्थना की। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। एक क्षण के लिए मरियम की आत्मा आई। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन कोई और मत लाना। अगली सुबह सब शांत था, लेकिन गांव से लौटते वक्त रोहित ने कहा, हम फिर आएंगे, इस बार ज्यादा मजबूत प्लान के साथ। धनीराम, जो उनके जाने की खबर सुनकर आया था, उसने उसे गुस्से से देखा और कहा, अब मत आना साहब, अगर दोबारा आए तो इस बार मरियम नहीं रोकेगी, पूरा कब्रिस्तान चलेगा तुम्हारे पीछे। रुचि ने पीछे मुड़कर देखा, बंगले की खिड़की की ओर। वहाँ मरियम खड़ी थी और उसने धीरे से सिर ना में हिलाया। रोहित की जिद और लालच ने उसे फिर उस जगह खींचा, लेकिन इस बार वो अकेला गया। कई महीने बाद गांव के पास एक सूनी सड़क पर उसकी जली हुई गाड़ी मिली। भीतर उसकी जली हुई लाश थी। सिर्फ एक चीज सलामत थी, पीछे की सीट पर रखी एक चाय की प्याली और एक सफेद रुमाल जिस पर खून से लिखा था, वेलकम बैक।